अधूरी मोहब्बत, अजय और आकांक्षा की कहानी। भाग 1, पहली मुलाकात। कॉलेज का पहला दिन था। अजय थोड़ा शांत, पढ़ाई में अव्वल और भीतर से बेहद भावुक लड़का था। वहीं आकांक्षा जिंदादिल, मुस्कुराती हुई, हर किसी से घुलमिल जाने वाली लड़की थी। पहली बार जब अजय ने उसे लाइब्रेरी में देखा तो जैसे वक्त थम गया। आकांक्षा की किताबों में डूबी आंखों में कुछ था जो अजय को बांध सा गया। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहराने लगी। ग्रुप प्रोजेक्ट्स, कैंटीन की बातें, लंबी वॉक और बारिश में भीगते हुए सपने, सब कुछ धीरे धीरे खास बनता चला गया। भाग 2, इजहार और इकरार। एक दिन कॉलेज फेस्ट के बाद अजय ने आकांक्षा को झिझकते हुए कहा, शायद ये दोस्ती से कुछ ज्यादा है। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहोगी? आकांक्षा चुप रही, फिर मुस्कुराकर कहा, हमेशा तो कुछ नहीं होता अजय, पर हाँ, ये पल बहुत खूबसूरत है। वो जवाब हाँ नहीं था, लेकिन इनकार भी नहीं। अजय ने उसे अपनापन देना शुरू किया। उनका रिश्ता बिना नाम के चलने लगा, प्यार था, लेकिन बिना वादों के। भाग 3, सपनों के मोड़। कॉलेज खत्म हुआ और असली जिंदगी की शुरुआत हुई। अजय को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली, आकांक्षा ने पत्रकारिता को चुना। दोनों अलग शहरों में थे, लेकिन दिल से जुड़े हुए। धीरे धीरे फोन कॉल्स कम होने लगे, मैसेज का जवाब घंटों बाद आता। आकांक्षा हर वक्त भागती रहती थी, कहानियां, कवरेज, रिपोर्टिंग। अजय इंतजार करता, लेकिन शिकायत नहीं करता। एक रात अजय ने कहा, क्या हम अब भी वैसे ही हैं? आकांक्षा चुप रही। शायद वो जवाब पहले से जानता था। भाग 4, दूरी और दरार। आकांक्षा को अपने सपनों की नौकरी मिली विदेश में। अजय ने उसे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन कहीं न कहीं उसे ये भी पता था, ये दूरी अब सिर्फ किलोमीटर की नहीं रही। कुछ महीनों बाद आकांक्षा की प्रोफाइल में एक तस्वीर पोस्ट हुई, किसी नए दोस्त के साथ। अजय ने कुछ नहीं कहा, बस देखा और चुपचाप अनफॉलो कर दिया। भाग 5, आखिरी मुलाकात। 3 साल बाद अजय एक कॉन्फ्रेंस में गया और वहां आकांक्षा को देखा, अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी, लेकिन आंखों में कहीं एक थकान सी थी। आकांक्षा ने मुस्कुराकर कहा, कैसे हो अजय? ठीक हूं, अजय ने कहा, तुम्हारी कहानियां अब भी पढ़ता हूं। आकांक्षा बोली, तुमसे ज्यादा ईमानदार पाठक कोई नहीं मिला। लेकिन अब शायद तुम मेरी जिंदगी की कहानी का हिस्सा नहीं रहे। अजय मुस्कुराया, शायद, लेकिन मैं वो चैप्टर हूं जो तुम चाहो न चाहो किताब में हमेशा रहेगा। भाग 6, अधूरी मोहब्बत का अंत नहीं होता। अजय ने शादी नहीं की। उसने अपने काम को अपना जीवन बना लिया। कभी कभी वो पुरानी तस्वीरें देखता, कभी कभी बारिश में चाय पीते हुए उस लाइब्रेरी को याद करता जहां सब कुछ शुरू हुआ था। आकांक्षा ने भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन कुछ कविताओं में अजय की झलक अब भी होती थी। निष्कर्ष, हर प्रेम कहानी का अंत साथ में नहीं होता। कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी पूरी लगती हैं। अजय और आकांक्षा की कहानी भी वैसी ही एक दास्तान थी, अधूरी लेकिन सच्ची मोहब्बत। शीर्षक, कुछ लम्हे अधूरे से। भाग 1, वो पहली सर्दियों की सुबह। सायली अपने शहर के एक छोटे से कैफे में बैठी कॉफी पी रही थी जब नील पहली बार उसके पास आया। यह कुर्सी खाली है? हाँ, आप बैठ सकते हैं। वो बस इतना ही था। लेकिन उसी मुलाकात में कुछ तो ऐसा था जो उनके बीच कुछ जोड़ गया। दोनों की उम्र 25 से 26 की थी। सायली एक इंटीरियर डिजाइनर थी, जबकि नील एक स्वतंत्र लेखक जिसकी कहानियां कम लेकिन गहरी थीं। भाग 2, साथ चलना बिना कुछ कहे।
कुछ ही महीनों में दोनों अक्सर एक ही किताबों की दुकान में मिलने लगे। फिर साथ में कैफे, फिर सैर, फिर लंबी बातचीतें। सायली को नील की कहानियों में खो जाना अच्छा लगता था। नील को सायली की आंखों में दुनिया की सबसे खूबसूरत कविता दिखती थी। वो कभी आई लव यू नहीं बोले, लेकिन जो उन्होंने महसूस किया वो उन 3 शब्दों से कहीं ज्यादा था। भाग 3 सपनों की चौराहे। सायली के करियर को अचानक बड़ी उड़ान मिल गई। उसे मुंबई में एक नामी आर्किटेक्ट कंपनी में नौकरी मिल गई। क्या तुम जाओगी? नील ने पूछा। सायली बोली, हाँ, यह मेरा सपना था नील। नील मुस्कुराया। और तुम मेरा सपना थी। सायली चुप रही। शायद यही वह पल था जहां उनकी राहें अलग होनी शुरू हुईं। भाग 4 दूरी का नाम इम्तिहान। सायली ने शुरू में कोशिश की, कॉल्स, मैसेजेस, वीडियो चैट। नील ने भी पूरा दिल लगाकर निभाया। लेकिन वक्त के साथ दूरी सिर्फ शहरों में नहीं रही, दिलों में भी आने लगी। सायली अब देर रात तक प्रोजेक्ट्स में उलझी रहती। नील अकेले अपने कमरे में बैठे पुरानी चैट्स पढ़ता। फिर एक दिन सायली ने लिखा, नील, शायद हम अब उस मोड़ पर हैं जहां साथ चलना हमें तोड़ देगा। और मैं नहीं चाहती कि हम एक दूसरे से नफरत करें। नील ने जवाब नहीं दिया, बस फोन साइलेंट पर डाल दिया। हमेशा के लिए। भाग 5 वर्षों बाद। एक मोड़। 3 साल बाद नील की किताब छपी, कुछ लम्हे अधूरे से। किताब शहर में हिट हो गई। बुक लॉन्च पर सायली आई। अब उसकी आंखों में वही चमक थी, पर चेहरा थका हुआ लगा। नील ने मंच से सबके सामने कहा, ये किताब उस लड़की को समर्पित है जिसने कभी मुझसे कहा था मैं वापस आऊंगी, लेकिन नहीं आई। और शायद इसी अधूरेपन ने मुझे लिखना सिखा दिया। सायली कुछ नहीं बोली, बस दूर खड़ी मुस्कुराई, जैसे दिल में कोई बात अनकही रह गई हो। भाग 6 मोहब्बत कभी मरती नहीं। नील ने शादी नहीं की। वह अब कहानियां लिखता है, अधूरे रिश्तों, खोई मोहब्बतों पर। सायली की शादी हो गई। उसके 2 बच्चे हैं। लेकिन हर साल वो चुपके से कुछ लम्हे अधूरे से की नई कॉपी खरीदती है और एक पुरानी तस्वीर किताब में रख देती है, जिसमें वो और नील एक बेंच पर बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। निष्कर्ष, कुछ रिश्ते मुकम्मल होकर भी अधूरे रह जाते हैं। कुछ मोहब्बतें नाम की नहीं, एहसास की होती हैं। नील और सायली की मोहब्बत भी वैसी ही थी। कम शब्दों वाली, लेकिन बहुत गहरी। शीर्षक, वक्त की सिलवटों में प्यार। सर्दियों की एक सुबह थी। दिल्ली की ठंडी हवा में कोहरा घुला हुआ था। आरव, जो कि एक मिडिल क्लास परिवार का शांत स्वभाव वाला लड़का था, रोज की तरह कॉलेज के गेट पर खड़ा अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। वहीं सामने पहली बार उसने उसे देखा, काव्या। काव्या की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास और चेहरे पर एक सादगी भरी मासूमियत थी। आरव की नजरें उस पर थमी रहीं। उसने महसूस किया कि शायद कुछ तो है जो दिल को छू गया। काव्या बाहर से आई थी, मुंबई से ट्रांसफर होकर इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। नई जगह, नए लोग, सब कुछ उसके लिए नया था। लेकिन वो डरती नहीं थी। आरव और काव्या की पहली बातचीत लाइब्रेरी में हुई। आरव ने काव्या को एक बुक देते हुए कहा, शायद ये किताब तुम्हें पसंद आएगी, इसमें नायक भी अंत में हार जाता है। काव्या मुस्कुराई, कभी कभी हारने वाले ही असल में जीतते हैं। यही था आरंभ उस रिश्ते का, जो बाद में बहुत कुछ बन गया। आरव और काव्या की दोस्ती गहराने लगी। वो कॉलेज कैंपस में साथ देखे जाते, साथ पढ़ते, कॉफी पीते, घंटों बात करते।
काव्या दिल से बहुत संवेदनशील थी। उसकी मां की मौत बचपन में हो चुकी थी और पिता हमेशा बिजनेस ट्रिप्स पर रहते थे। आरव के लिए वो प्यार की तलाश में थी, जो स्थिर हो, सच्चा हो। आरव, जिसने कभी किसी से इतना जुड़ाव महसूस नहीं किया था, अब काव्या के बिना दिन अधूरा लगता था। एक दिन पार्क में बैठते हुए आरव ने कहा, अगर जिंदगी एक कहानी है तो मैं चाहता हूं कि तू मेरी किताब का पहला और आखिरी चैप्टर हो। काव्या की आंखें भीग गईं। वो कुछ नहीं बोली, बस आरव का हाथ थाम लिया। कॉलेज के फाइनल इम्तिहान आ चुके थे। आरव सिविल सर्विस की तैयारी में जुट गया और काव्या ने एमबीए का फॉर्म भर दिया। काव्या को एक बड़ी यूनिवर्सिटी से ऑफर आया लंदन जाने का। क्या मैं जाऊं आरव, उसने पूछा। आरव ने अपनी भावनाएं छुपा लीं और कहा, जरूर जाओ, ये तुम्हारा सपना है। काव्या को लगा शायद आरव को फर्क नहीं पड़ा। लंदन जाते वक्त एयरपोर्ट पर उसने आरव से पूछा, हम रह पाएंगे न एक दूसरे के साथ इतने दूर रहकर? आरव बोला, अगर प्यार सच्चा हो तो दूरी कुछ नहीं बिगाड़ती। काव्या हंसी, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। शुरुआत में कॉल्स, वीडियो चैट्स, मैसेजेस का सिलसिला चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, काव्या की व्यस्तता बढ़ने लगी। वो देर रात पढ़ाई करती, नई दोस्तियां बनाती, वहां की लाइफ में डूबने लगी। आरव अब भी वही था, वही कमरा, वही दीवारें और एक ही इंतजार। कभी कभी वो सोचता, क्या मैं रुक गया हूं? और क्या वो आगे निकल गई है? एक दिन काव्या का जवाब आने में 3 दिन लग गए। आरव ने बस इतना लिखा, तू तो कहती थी कि दूरी कुछ नहीं बिगाड़ती, पर लगता है दूरी ने ही सब कुछ बदल दिया। काव्या ने देखा, पढ़ा और कोई जवाब नहीं दिया। 3 महीने तक कोई बातचीत नहीं हुई। एक शाम काव्या का मैसेज आया, मुझे तुमसे बात करनी है। वीडियो कॉल पर वो बोली, आरव, मैं बदल गई हूं। यहाँ की जिंदगी, लोग, माहौल, सब कुछ नया है। मैं अब वो नहीं रही जो दिल्ली में थी। मैं तुम्हें अब वो नहीं दे सकती जो तुम डिजर्व करते हो। आरव खामोश रहा। उसके होंठ कांप रहे थे। तू कह रही है कि अब मैं तुझे नहीं समझ सकता। वो फूट पड़ा। काव्या बोली, नहीं आरव, तुमने हमेशा मुझे समझा, लेकिन अब मैं खुद को भी नहीं समझती। और इस रिश्ते में उलझकर मैं तुझे। फिर कॉल कट गई। और उस दिन के बाद फिर कभी न आरव ने कॉल किया, न काव्या ने। 3 साल बीत गए। आरव अब एक आईएएस अफसर बन चुका था। एक शांत लेकिन अकेली जिंदगी जी रहा था। काव्या एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी थी। उसकी प्रोफाइल में मुस्कुराती हुई तस्वीरें थीं, लेकिन कहीं गहराई में वो मुस्कान अधूरी सी लगती थी। एक दिन दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस थी। आरव वहां स्पीकर था। कार्यक्रम के अंत में जब वो नीचे उतरा तो सामने काव्या खड़ी थी। उनकी नजरें मिली। कैसे हो? काव्या बोली। बस जिंदा हूं, आरव का जवाब था। काव्या ने कहा, मैंने तुम्हारी तस्वीरें देखी, बहुत कुछ पाया है तुमने। आरव मुस्कुराकर बोला, तुमने भी बहुत कुछ पाया है, सिवाय मुझसे हुई मोहब्बत के। काव्या की आंखें नम हो गईं। वो कुछ कहती, इससे पहले आरव चल पड़ा। 1 साल बाद आरव की किताब प्रकाशित हुई, वक्त की सिलवटों में प्यार, जिसमें आखिरी चैप्टर में लिखा था, कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, कुछ मोहब्बतें अंजाम नहीं पाती, लेकिन वो एहसास, वो पहली बार की मुस्कुराहट, वो बाय न कह पाने की तकलीफ हमेशा जिंदा रहती है। काव्या ने वो किताब खरीदी।
और उसके आखिरी पन्ने पर लिखा, काश तुमने मुझे रोका होता तो शायद मैं रुक जाती। फिर किताब बंद कर दी, हमेशा के लिए। समापन। प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार वो होता है जो दिल में रह जाता है, बिना कहे, बिना लौटे, बस वक्त की सिलवटों में सहेजा हुआ। शीर्षक, जब राहें जुदा हो गईं। पात्र, ईशान, एक होशियार, संवेदनशील और लेखक बनने का सपना देखने वाला लड़का। रिया, आत्मनिर्भर, महत्वाकांक्षी और तेज तर्रार लड़की जिसे फैशन इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना है। मुंबई की बारिशें कई कहानियों की शुरुआत करती हैं। ईशान की जिंदगी में भी एक ऐसी ही बरसात थी जब वह पहली बार रिया से मिला। कॉलेज का पहला दिन था। क्लासरूम के बाहर खड़े होकर ईशान अपनी किताबों में खोया हुआ था। तभी सामने से तेज कदमों से रिया आई, सिर से पैर तक भीगी हुई, लेकिन चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान थी। तुम्हारा नाम ईशान है ना? रिया ने पूछा। ईशान थोड़ा चौंका। हाँ, लेकिन तुमने कैसे जाना? रिया मुस्कुराई, कल कॉलेज ग्रुप में तुम्हारी कविता पढ़ी थी, बहुत पसंद आई। बस वहीं से जो रिश्ता बना उसने दोनों की जिंदगी बदल दी। दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। ईशान रिया को किताबों, कविताओं और खामोशियों से जोड़ता था, वहीं रिया उसे रंगों, ट्रेंड्स और रैंप वॉक की दुनिया दिखाती थी। कॉलेज कैंटीन में लंबी बातचीतें, लाइब्रेरी में खामोश बैठना और मरीन ड्राइव पर घंटों टहलना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। एक दिन ईशान ने कहा, कभी कभी लगता है कि तू मेरी कहानी की सबसे खूबसूरत लाइन है। रिया मुस्कुराकर बोली, और तू मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होगा। एक दिन कॉलेज फेयर में जब रिया को रैंप वॉक के लिए सबसे ज्यादा तालियां मिली तो भीड़ से हटकर ईशान ने फूल दिए और कहा, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, लेकिन शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। रिया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं भी। लेकिन क्या हम इस रिश्ते को संभाल पाएंगे? ईशान ने उसका हाथ थामा और कहा, हम कोशिश तो कर सकते हैं। कॉलेज खत्म होते होते दोनों के करियर की दिशा साफ होने लगी थी। ईशान को एक प्रसिद्ध प्रकाशन संस्था में लेखक की नौकरी मिली, वहीं रिया को पेरिस की एक फैशन एजेंसी से मॉडलिंग का ऑफर मिला। क्या हम लॉन्ग डिस्टेंस कर पाएंगे? ईशान ने पूछा। रिया बोली, हमारा प्यार अगर सच्चा है तो वक्त और दूरी इसे नहीं तोड़ पाएंगे। दोनों ने वादा किया, साथ रहने का, जुड़े रहने का और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाने का। रिया की जिंदगी पेरिस में बदल चुकी थी। ग्लैमर, पार्टीज, शूट्स और इंटरव्यूज। ईशान हर दिन एक नया शब्द लिखता, हर रात उसका इंतजार करता। धीरे धीरे कॉल्स कम होने लगीं, जवाब देर से आने लगे। ईशान ने मैसेज किया, क्या हम अब भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे? रिया ने सिर्फ एक शब्द लिखा, माफ करना। 2 साल बाद रिया एक इवेंट के लिए मुंबई आई। ईशान ने उसे मिलने बुलाया, पुराने कैफे में जहां सब शुरू हुआ था। रिया आई, अब पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व और आत्मविश्वासी। कैसी हो? ईशान ने पूछा। रिया बोली, ठीक। लेकिन तू नहीं भूला अब तक, है ना? ईशान ने कहा, तू भूली थी, इसलिए आज मैं लेखक बन गया। तुझे भुलाना ही मेरी सबसे बड़ी कहानी बन गई। दोनों चुप हो गए। चलो एक आखिरी तस्वीर? रिया ने पूछा। ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ लम्हे कैमरे में नहीं, दिल में रहने के लिए होते हैं। कई साल बाद ईशान की किताब आई, जब राहें जुदा हो गईं। उसमें लिखा था, हम मिले, बिछड़े, लेकिन कभी अलग नहीं हुए। वो आज भी मेरे हर शब्द में बसती है और मैं उसकी हर मुस्कान में।
रिया ने वो किताब पेरिस में खरीदी। वो मुस्कराई, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। निष्कर्ष, कुछ रिश्ते मुकम्मल होकर भी अधूरे रह जाते हैं। ईशान और रिया की कहानी भी वैसी ही थी। एक अधूरी मोहब्बत जो कभी खत्म नहीं हुई, बस वक्त की किताब में एक अलग अध्याय बनकर रह गई। शीर्षक: टूटी हुई तारों की धुन। पात्र: वेदांत, एक शांत अंतर्मुखी संगीतकार जो पुराने गानों में जिंदगी ढूंढता है। अन्वी, एक उत्साही, बोल्ड और तेज दिमाग वाली लड़की जिसे स्टार्टअप की दुनिया में अपना नाम बनाना है। बेंगलुरु की एक हल्की ठंडी शाम थी। वेदांत अपनी गिटार के साथ एक छोटे से कैफे में परफॉर्म कर रहा था। वहीं सामने बैठी अन्वी, जो किसी बिजनेस मीटिंग के इंतजार में थी, उसकी धुनों में खो गई। गाना खत्म होने पर अन्वी ने वेदांत को बुलाया और कहा, तुम्हारे गिटार की आवाज में सुकून है, लेकिन चेहरा बहुत चुप है। वेदांत मुस्कुराया, कुछ दर्द सिर्फ सुरों में ही बयां होते हैं। यहीं से शुरुआत हुई उस धुन की, जो आगे चलकर एक रिश्ता बन गई। अन्वी एक तेजतर्रार उद्यमी थी। उसके पास हर सवाल का जवाब था, लेकिन वेदांत उसके लिए वो मौन था जिससे वो भाग नहीं पाई। दोनों अक्सर कॉफी शॉप में मिलते। एक टेरेस पर बैठकर वेदांत गिटार बजाता, अन्वी अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करती। वेदांत बोला, तू बहुत तेज भागती है, कभी थकती नहीं। अन्वी हंसी, और तू बहुत धीरे चलता है, कभी डरता नहीं। एक शाम वेदांत ने उसे अपना नया गाना सुनाया। तेरी हंसी की धुन में खो जाने को जी चाहता है, तेरी बातों से शाम सजाने को जी चाहता है। अन्वी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ये तूने मेरे लिए लिखा है। वेदांत ने आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने जो महसूस किया वो लिखा है। अन्वी ने उसका हाथ थामा। पहली बार उसका चेहरा गंभीर था। अन्वी का स्टार्टअप फंडिंग के लिए चुना गया। उसे अब विदेश में कुछ साल रहना था। वेदांत खुश तो था, लेकिन कहीं गिटार की कुछ तारें खींच सी गई थीं। क्या ये रिश्ता इतने मीलों का बोझ झेल पाएगा? वेदांत ने पूछा। अन्वी ने कहा, हम दोनों मजबूत हैं। मैं वापस लौटूंगी, वादा है। पहले हर दिन कॉल होती, फिर हर 2 दिन, फिर हफ्तों का फासला। वेदांत अब भी वही था, लेकिन अन्वी की जिंदगी तेजी से बदल रही थी। एक दिन अन्वी ने कहा, वेदांत, मुझे लगता है अब हमारी जिंदगी की धुनें अलग अलग हो गई हैं। वेदांत ने गिटार नीचे रख दिया और बस इतना बोला, कभी कभी संगीत भी चुप हो जाता है। 5 साल बाद वेदांत का एक सोलो म्यूजिक एल्बम रिलीज हुआ, अनकही धुनें। लॉन्च इवेंट में भीड़ के बीच अन्वी खड़ी थी। अब वो पहले से ज्यादा सफल, पर थोड़ी थकी हुई लग रही थी। गाना शुरू हुआ, वही पहली रचना जिसे वेदांत ने उसके लिए लिखा था। शो खत्म होने के बाद वे मिले। अब भी वो सुर याद हैं? अन्वी ने पूछा। वेदांत बोला, कुछ धुनें भूली नहीं जाती, बस बजाई नहीं जाती। अन्वी वापस चली गई और वेदांत अपने स्टूडियो लौट आया। गिटार की तारें अब भी वही थीं, लेकिन उनमें से निकली धुनें अब और परिपक्व थीं। उसकी अगली एल्बम का नाम था टूटी हुई तारों की धुन। उसमें एक लाइन थी, कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, वो बस दूसरी ताल पर चलने लगते हैं। निष्कर्ष, वेदांत और अन्वी की कहानी उन 2 आत्माओं की थी जिनका साथ छूट गया, लेकिन संगीत की तरह उनका रिश्ता कहीं न कहीं आज भी गूंजता रहा। शीर्षक: यादों की बारिश। पात्र: समीर, एक स्वतंत्र फोटोग्राफर जो हर तस्वीर में एक कहानी तलाशता है। नेहा, एक सामाजिक कार्यकर्ता, संवेदनशील और हर किसी की मदद करने को तत्पर। शिमला की वादियों में, जहां बादल जमीन को छूते हैं, वहीं समीर कैमरा लेकर घूम रहा था,
बारिश की तस्वीरें खींचने के लिए। भीगते हुए एक बस स्टॉप पर नेहा बैठी थी, जिसकी आंखों में उदासी और चेहरे पर सुकून था। समीर ने अनजाने में उसकी तस्वीर खींच ली। नेहा बोली, बिना पूछे किसी की तस्वीर खींचना अच्छा नहीं होता। समीर थोड़ा झेंप गया। बोला, माफ कीजिए, पर आपकी आंखों में कुछ था जो लेंस से छिपा नहीं। समीर और नेहा के बीच बातचीत शुरू हुई। नेहा स्थानीय बच्चों को पढ़ाती थी और समाज सेवा में लगी रहती थी। समीर वहां एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। वो दोनों साथ साथ गांवों में घूमते, कहानियां इकट्ठा करते और कभी-कभी बारिश में भीगते हुए चाय पीते। समीर ने कहा, तुम्हारी बातें तस्वीरों जैसी हैं, गहराई से भरी। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारी तस्वीरें जैसे बिना शब्दों की कहानियां। एक रात समीर ने अपने लैपटॉप पर नेहा की वो पहली तस्वीर दिखाई, वही बस स्टॉप वाली। नेहा की आंखें नम हो गईं। ये मेरी मां की बरसी थी उस दिन। मैं अकेली थी। समीर ने उसका हाथ थामा। अब अकेली नहीं हो। वो रात पहली बार थी जब दोनों ने एक दूसरे को खुद से ज्यादा महसूस किया। समीर को दिल्ली लौटना पड़ा, नई असाइनमेंट के लिए। नेहा शिमला में ही रह गई। शुरुआत में कॉल्स, वीडियोस, चिट्ठियां चलती रहीं। लेकिन समय के साथ समीर व्यस्त होता गया। नेहा का मैसेज आया, क्या हम अब भी पहले जैसे हैं? समीर ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ कैमरे में वो तस्वीर देखता रहा, नेहा की, बस स्टॉप वाली। एक दिन नेहा ने आखिरी मैसेज लिखा, तू जो खामोश हो गया है वो सबसे ऊंची आवाज बन गया है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। अलविदा समीर। समीर ने पढ़ा पर जवाब नहीं दे सका। शायद उसे शब्द नहीं मिले। 5 साल बाद समीर की फोटो एग्जीबिशन लगी, शीर्षक था, यादों की बारिश। अंतिम तस्वीर वही थी, नेहा की पहली तस्वीर। लोगों ने पूछा, ये तस्वीर किसकी है? समीर ने जवाब दिया, ये उस इंसान की है जिसने मुझे सिखाया कि हर तस्वीर एक अधूरी कहानी होती है। निष्कर्ष, नेहा और समीर की कहानी एक ऐसी बारिश थी जो आई, भिगो गई, लेकिन फिर कभी नहीं लौटी। वो तस्वीर अब भी समीर के पास है, एक याद, एक अधूरी मोहब्बत की चुप दास्तां। शीर्षक, हवाओं की सरगोशियां। पात्र, आदित्य एक प्रकृति प्रेमी जो पहाड़ों में रहकर लकड़ी की नक्काशी करता है। त्रिशा एक शहरी आर्किटेक्ट जो पहाड़ी गांवों की डिजाइन स्टडी के लिए आई है। उत्तराखंड के एक शांत और सुरमय गांव में आदित्य अपनी छोटी सी वुडन वर्कशॉप में मशगूल था। उसका मन चुप था, लेकिन हाथों की हर हरकत में कला की पुकार थी। उसी गांव में रिसर्च के लिए आई थी त्रिशा, दिल्ली की एक बड़ी फर्म में आर्किटेक्ट। पर उसकी आंखों में शहर की थकान और मन में कुछ खालीपन था। पहली मुलाकात वाटरफॉल ट्रेक पर हुई। त्रिशा फिसल गई और आदित्य ने उसे संभाला। तुम्हें ट्रेकिंग का शौक है? आदित्य ने पूछा। शौक है, पर शहर में वक्त नहीं मिलता, त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा। त्रिशा गांव में घरों की डिजाइन समझ रही थी और आदित्य उससे कारीगरी में मदद कर रहा था। धीरे धीरे दोनों के बीच वो रिश्ता बनने लगा जो शब्दों से नहीं, खामोशियों से जुड़ता है। एक दिन त्रिशा ने कहा, तुम्हारे हाथों में बहुत जादू है। आदित्य बोला, और तुम्हारी आंखों में बहुत सवाल हैं। त्रिशा रोज आदित्य की वर्कशॉप में घंटों बैठती। स्केच बनाती, गप्पे करती, या बस उसे काम करते देखती। एक शाम दोनों पहाड़ी टॉप पर सूर्यास्त देख रहे थे। त्रिशा ने पूछा, अगर मैं यहां रुक जाऊं तो? आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, हवाएं कभी नहीं रुकती त्रिशा, उन्हें चलना होता है। त्रिशा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में पानी था।